आदाब नाज़रीन, आज डॉट्स जोड़ेंगे पाकिस्तानी सियासत के। पाकिस्तानी रियासत में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल अदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं और सियासतदान क्या कर रहे हैं। ये डॉट्स जोड़ेंगे तो आपको मुस्तकबिल का नक्शा और कहानी समझ में आएगी। लेकिन इससे पहले ईरान में चंद रोज़ पहले होने वाली डेवलपमेंट पर बात करना ज़रूरी है। इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद ईरान ने कुछ तहकीकात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है मोहम्मद बाकरी, वो इस वक्त कबूली वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। उस हवाले से पहले बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है, हमारे सर्वाइवल का मसला है, आलम इस्लाम का मसला है, इंसानियत का मसला है। आज नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले ईरानी फ़ौज यानी पासदारान इनकलाब जो हैं उन्होंने तहकीकात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक तो वो जो शॉर्ट प्रोजेक्टाइल के ज़रिए मिसाइल का निशाना बनाया गया इस्माइल हनिया को। फिर उन्होंने जो ईरानी अफवाज हैं, पासदारान इनकलाब हैं, उनके कुछ लोग गिरफ़्तार कर लिए ईरानियन इंटेलिजेंस ने, और लीड्स उनको मिल गई हैं। और पासदारान इनकलाब ने अली ख़ामनेई साहब के बाद पासदारान इनकलाब ने ये वादे कर दिया है कि ईरान बहुत जल्द इसका बदला लेगा, बहुत मौसर अंदाज में इसका बदला लेगा, क्योंकि ये हमारी इज़्ज़त का सवाल है। और आज उसी तनाज़ुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफ़ोन किया वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को। वैसे तो वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, लेकिन यहाँ चूँकि डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई काम नहीं है तो इसलिए हम उनको वज़ीर ख़ारजा ही कहेंगे। उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक ये तमाम डेवलपमेंट्स डिस्कस हुई। इस्माइल हनिया के कत्ल के हवाले से जो अब तक की तहकीकात हैं उस पर आगाह किया जो ईरानी अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं इस वक्त बाकरी साहब, उन्होंने। और फिर उसके बाद मुस्तकबिल के नक्शे के हवाले से बात हुई। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी है, जो OIC का रोल है उस पर भी बात करना ज़रूरी है। इसहाक़ डार ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं वो मिलकर बहुत जल्द इस मामले पर OIC का इजलास बुलाएंगे, क्योंकि एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के दरमियान इस बात पर इत्तफ़ाक़ हुआ है कि इसराइल के जो इक़दामात हैं वो एक जानिब तो वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है, उसमें कोई राय नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब वो आलम इस्लाम की गरज को भी चैलेंज कर रहा है, आलम इस्लाम को भी चैलेंज कर रहा है। और तीसरी जानिब आलमी अमन उससे ख़तरे में है, क्योंकि नेतन्याहू का मफाद इस बात में है कि ये जो फ़लस्तीन के साथ तनाज़ा है और जो नस्ल कुशी है ये बढ़कर एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर ले, वही उसके बचने की सूरत है, क्योंकि इसराइल के अंदर उसके ख़िलाफ़ बहुत शदीद नफ़रत में भी इजाफ़ा हो रहा है और मुज़ाहरों में भी इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन अब अगले दिन जो हैं वो यूँ समझिए अगले 24 घंटे के बाद जो दिन शुरू होंगे, वो अगले 4-5-6 रोज़ में सूरत हाल मज़ीद क्लियर हो जाएगी और ये ख़ित्ते में कशीदगी भी बढ़ सकती है और इस कॉन्फ्लिक्ट का एक दर्जा आगे भी जा सकता है। ईरान की जानिब से बदले के लिए जो ऐलान किया गया है उस पर भी अमल दरामद हो सकता है। अब देखते हैं ये क्या होता है, क्योंकि ओनली टाइम होल्ड्स दी आंसर के अगले दिनों में इस पर क्या होगा। अब ज़रा नाज़रीन अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जानिब आ जाते हैं। उसका नक्शा जो है हालात तो अच्छे नहीं है, लेकिन नक्शा उसका जो है वो वादे करने के लिए कुछ डॉट्स को जोड़ना ज़रूरी है। एक तो आज फिर इमरान खान साहब ने ये बात कर दी। वो हालांकि PTI के लोगों का कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान जो है वो कुछ बैरूनी क़ुव्वतों के असर में है। कुछ नाम भी कल सामने आए थे, अनिल मुसर्रत हैं, सजाद बर्की हैं और जिब्रान इलियास है जो उनके ट्विटर हैंडलर हैं, और वो इमरान खान के बयानियों को तब्दील कर देते हैं यकसर और फिर इमरान खान को तो मजबूर करते हैं कि वही वो उस बयानी को कबूल कर लेते हैं। पिछले दिनों में इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से बात की तो 10 मुतालबात की एक फहरिस्त सामने आ गई, लेकिन आज इमरान खान ने एक बार फिर ये वादे किया है कि 2 मुतालबात जो है वो उस पर पेशरफ के बगैर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। एक मुतालबा तो नाज़रीन ये है उनका कि जो मेरा चोरी शुदा मैंडेट है वो मुझे वापस किया जाए। और अगर ये मुतालबा उनका मान लिया जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो 2018 का नवाज शरीफ का जो मैंडेट चोरी किया गया था फिर वहाँ तक बात जानी पड़ेगी। ये इसकी इम्प्लीकेशन है। लेकिन इस दरमियान में कुछ लोग एक खबर और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें देखते हैं कितनी सदाकत है। वो ये कहते हैं कि जी और इमरान खान को फूड पॉइजनिंग की खबर सामने आई है और उन्होंने मुतालबा किया है कि चूँकि फ्रिज नहीं है, खाना ख़राब हो जाता है, तो लिहाजा मुझे उनका कहने का मतलब है कि एक फ्रिज भी दे दिया जाए। अब जेल मैनुअल के मुताबिक है या नहीं ये फैसला तो करना रियासत का काम है। लेकिन खाना तो आपको ताज़ा ताज़ा मिलता है। जेल का खाना बहुत अच्छा बनता है आपके लिए।
لیکن بہرحال خان صاحب کے پسند ناپسند کا خیال رکھا جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے بقول وہ سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ تاہم ناظرین، اب ذرا مستقبل کی سچویشن پر آتے ہیں کہ عمران خان نے آج شیر افضل مربت کو نکالے جانے سے پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ فردوس شمیم نقوی جو ہیں وہ پارٹی کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہیں، سیکریٹری جنرل موجود ہے، ان کا استعفیٰ مسترد کر دیا گیا۔ یہ جو پی ٹی آئی ہے اسی سسٹم میں، حالانکہ الیکشن نہیں ہوئے، عہدیداروں کو الیکشن کمیشن تسلیم نہیں کرتا، لیکن پارٹی اسٹرکچر کے اندر تو لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ چیئرمین ہے پارٹی کے الیکٹڈ، جو ان کے اپنے بقول منتخب چیئرمین ہے بیرسٹر گور، وہ بھی اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایڈیشنل سیکریٹری جنرل نے ایک رپورٹ کو بنیاد بنا کر شیر افضل مروت کو نکال دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شیر افضل مروت پارٹی کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور بہت کچھ کہہ کر پھر ان کو نکال دیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو شیر افضل مروت ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ قانونی نقطہ نظر سے شیر افضل مروت کو پارٹی سے تو نکالا جا سکتا ہے، لیکن اسمبلی سے نہیں نکالا جا سکتا، جبکہ یہ جو لوگ ہیں ان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ شیر افضل مروت سے پارٹی نشست واپس لے لی جائے۔ وہ نشست، وہ آرٹیکل 63A میں انڈر لائن ہے، وہ 3 معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر شیر افضل مروت اگر خلاف ورزی کریں گے تو ہی وہ ان کو نکالا جا سکتا ہے، ادروائز کوئی صورت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی میں بابر اعوان نے وہ 3 معاملات کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، پارٹی کے مخالف چلے گئے تھے، 1 سال پارٹی کے اندر رہے لیکن سینیٹر رہے تھے، یہ ماضی کی بات ہے۔ چلیے، یہ تو پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ حالانکہ شیر افضل مروت وہ آدمی ہے، جب پوری پی ٹی آئی ڈاؤن تھی تو وہ اچانک ایک دفعہ نکلے اور پھر انہوں نے اکٹھا کیا پہلے پختونوں کو اور اس کے بعد پی ٹی آئی ورکرز کو، اور پھر پی ٹی آئی آج ان کی ایفرٹ کے نتیجے میں یہ پارٹی کے اندر ان کا حامی حلقہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک چیلنج بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں، لیکن ناظرین ایک نقطہ اس کا یہ ہے کہ دستور بنانے والے اور دستور کو ری رائٹ کرنے والے دونوں ہی شارع دستور پر ہیں۔ اب تو 2 بلکہ 3 عدالتیں ہو گئی ہیں، سپریم کورٹ بھی ہے، وفاقی شرعی عدالت بھی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، اور دستور بنانے والے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں۔ جو دستور بنانے والے ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو 41 لوگ ہیں ان کے حوالے سے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 39 کو تو ڈکلیئر کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور الیکشن کمیشن نے بھی، وہ تو شاید اس نئے قانون کے تحت جو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی جا رہی ہے، مؤثر ب 2017، اس کے تحت وہ تو شاید نہیں ہو، وہ اس کو شاید کور نہ کرے، لیکن وہ بل سامنے آنے پر ہی بات ہوگی۔ پیر والے دن امکان ہے کہ صبح قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گا اور شام کو سینٹ سے، کیونکہ یہ پرائیویٹ ممبر بل ہے، اور اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ سینٹ کا اجلاس شام 5 بجے اسی لیے بلایا گیا ہے تاکہ وہ سینٹ کا پرائیویٹ ممبر ڈے پیر کے روز ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا منگل کے روز، تو قومی اسمبلی نے جمعے کو ڈیفر کیا تھا، اس کو بل کو منظور کرنا تھا، ایجنڈے پر تھا۔ اب وہ منگل کو پیر کو چلا گیا، پیر کو قومی اسمبلی سے منظور ہوگا تو پھر پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر پیش ہو جائے گا سینٹ پہ، اور پھر وہ اپروو کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، کسی کو، خود پارٹی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس ویک ہے، وہ کبھی ایف بی آر کے چیئرمین کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں گا لیکن سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے یہ کیوں کہا ناظرین، ذرا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 900 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ ایف بی آر کو بھی پتہ ہے اور واٹر اینڈ پاور والوں کو بھی پتہ ہے۔ 900 ارب روپے، 800 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ میں چوری کا اسکینڈل آ گیا ہے سامنے۔ یہ سارا ایف پی آر کی میری بھگت ہے۔ ہم سیاستدانوں کو بہت برا بلا کہتے ہیں، او جناب لوٹ کے کھا گئے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہ جو وائٹ کالر بابو ہیں ان کو ہم نہیں دیکھتے کہ ایف بی آر میں بیٹھ کر 800 ارب روپے کے جو ہے وہ ریبیٹ میں ریفنڈ جو ہے وہ اس میں آپ نے گڑبڑ کر دی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وزیر خزانہ نے تسلیم کیا ہے اپنی اسپیچز میں بھی اور رپورٹ میں بھی۔ اس کے علاوہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ہم نے کو 1700 ارب روپے جو ہے وہ اضافی دے دیے، اور کیپیسٹی پیمنٹ کا وزیر اعظم کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ کیپیسٹی چارجز کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، لیکن یہ جب تک پارٹی کی ول پیچھے نہیں کھڑی ہوگی اس وقت نہیں ہوگا۔ اب یہ ان میں جو لوگ ہیں جو زیادہ بڑے حصے دار ہیں، اس میں یقینی طور پر پی ٹی آئی کے چند لوگ ہیں، جس میں ندیم بابر ہیں، عبدالرزاق داؤد ہیں، اور بھی لوگ ہیں، گل احمد اور الحبیب والے بھی ہیں، وہ انہی سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن میاں منشا بھی ہیں۔ ان کو آپ کو یاد ہوگا جب 2013 میں اسحاق ڈار
वज़ीर ख़ज़ाना बने थे तो 480 अरब रुपए जारी कर दिए गए थे वो जो सर्कुलर डेट में, और उसका बेशतर हिस्सा 80% हिस्सा मियां मंशा के ग्रुप को गया था। वो उस वक्त तनकीद हुई थी। तो अब इस सूरत हाल के तनाजुर में नवाज शरीफ का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नून लीग को बहुत बुरा भला सुनने को मिल रहा है आवाम में। नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी खामोशी नहीं टूट रही। उस खामोशी ना टूटने की वजह से खुद नून लीग अंदर से परेशान है। और नवाज शरीफ के पार्टी में वो इलेक्ट हो गए सदर दोबारा। उसके बाद वो सदर इलेक्ट होने के बाद जाके शांगला गली बैठ गए थे। अब वहाँ से 2 महीने बाद निकले तो लाहौर डायमंड में जाकर बैठ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करते हैं कि जहाँ बेटी की हुकूमत है वहाँ चले जाते हैं, वो उसमें मीटिंग स्टेयर करते हैं और फिर उनको रास्ता सुझाते हैं, और बस अल्लाह खैर सलाह। मरकज़ में जो भाई की हुकूमत है उसके ऊपर उनकी नज़र करम नहीं हो रही। अब ये तशवीश एस्टेब्लिशमेंट में भी पाई जाती है कि मियाँ साहब लाहौर आके बेटी की हुकूमत में तो कर लेते हैं, लेकिन और बेटी की हुकूमत की खातिर वो मुकम्मल तौर पर खामोश भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट को सता भी नहीं रहे। लेकिन जो यहाँ बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो जिनको हल करने में उनका किरदार दरपेश था, वो सामने नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ आसिफ जरदारी की एंट्री होती है। तो कहते हैं ना, एक जरदारी सब पे भारी। यहाँ ये नारा लेकर कुछ लोग आसिफ जरदारी की एंट्री करवा रहे हैं, और हो सकता है ये मुस्तकबिल में आगे चलकर बहुत संजीदा बात भी बन जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास 68 नशिस्तें हैं, एमके के पास भी 25 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास है, काफ लीग के पास है। और काफ लीग जो है वो नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी की तादी है, इसमें कोई शक नहीं है। आसिफ जरदारी और जो चौधरी शुजात के जो ताल्लुकात हैं उनके तनाजुर में एजाजुल हक भी वैसे तो इस पर शामिल नहीं किया। ये मेरे दोस्त हैं सिद्दीक साजिद, उनकी कैलकुलेशन है। एजाजुल हक को शामिल नहीं किया, लेकिन एजाजुल हक की रिश्तेदारी हो गई है पीपल्स पार्टी से। बख्तावर भुट्टो जरदारी जो हैं वो जिस फैमिली में ब्याही गई हैं वो फैमिली आरई है, और उनकी कुछ अकाबतदारी भी है, रिश्तेदारी भी है एजाजुल हक से। तो एजाजुल हक तो ये खुद कह चुके हैं कि बख्तावर अब हमारी बहू है, हमारी बेटी है, तो पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है। तो हो सकता है मुस्तकबिल में वो भी वहाँ आ जाएँ। अब रह गया मसला वो आज़ाद अरकान का। वो आज़ाद अरकान की कानून सारी तो नून लीग कर रही है, लेकिन 41 अरकान जो है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, वो तो कहीं नहीं जा सकते उस कानून के बाद। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना अलग आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप बनाएंगे, और फिर आसिफ जरदारी की मोहब्बत का शिकार हो सकते हैं। आसिफ जरदारी में ये बड़ा कमाल है कि वो किसी को भी अपनी मोहब्बत का असीर बना लेते हैं बड़े खामोशी के साथ। वो अगर उनके ऊपर काम लगाएंगे, उनकी मोहब्बत का शिकार असीर हो जाएंगे, तो ये नशिस्तें बन जाएंगी 145, और 171 नशिस्तें चाहिए, यानी 31 नशिस्तें और चाहिए। तो वह फिर वीक लिंक्स तलाश किए जाएंगे नून लीग के अंदर या कुछ पीटीआई के अंदर जो बात कर सकते हैं। और अगर इमरान खान पोलिटिकली खेलेंगे सेफ, तो फिर वो भी हो सकता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए जो है वो ऐलान कर दें, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ में पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो नहीं चाहती कि पीटीआई को मज़ीद जो है वो सिस्टम से बाहर निकाला जाए। 2 रोज़ पहले जब ये जुम्मे के रोज़ कल यानी जब ये कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया पर बात हो रही थी उनके कत्ल पर, तो पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा हैं राजा परवेज़ अशरफ। उन्होंने कहा ये हम क्या कर रहे हैं, आइए मुज़ाकरात कीजिए, और उन सबसे भी जो बाहर बैठे हैं जो अडयाला जेल में, उनसे भी मुज़ाकरात कीजिए। राजा परवेज़ अशरफ आसिफ जरदारी और उनके मशवरे के बगैर कोई बात नहीं करते। तो इस तराजू में अगर देखा जाए तो अगले दिनों में मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं नून लीग को सबक सिखाने का पर काम हो रहा है, और एक जरदारी सब पर भारी हो सकता है। नाज़रीन, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।